अब देखो, चाहे हम डिस्प्लेसमेंट पढ़ने जा रहे हो, चाहे हम पोजीशन पढ़ने जा रहे हो, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे वन डायमेंशन, मोशन इन वन डायमेंशन, जिसको हम लोग रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं। तो अभी हम जितनी बातें करेंगे सिर्फ वन डायमेंशन में बात करेंगे, अभी हम टू डायमेंशन में नहीं जाएंगे। अब कोई पूछेगा सर टू डायमेंशन में क्या होगा, हमने हल्दीराम थ्योरम पढ़ा था, एक्स वाई को अफेक्ट नहीं करता, वाई एक्स को अफेक्ट नहीं करता, तो क्या कर सकते हैं हम, सारे मोशन को ब्रेक कर सकते हैं। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़ाए, सारे मोशन को ब्रेक कर सकते हैं। तो एक्स का मोशन अलग और वाई का मोशन अलग, क्या वो हमें डिस्टर्ब करेगा? नहीं करेगा। एक्स का मोशन अलग, वाई का मोशन अलग, तो हम आराम से कर सकते हैं जब हम चाहे बाद में तब। ठीक है, अभी अगर मैं पूछूं कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो सबसे पहले डेफिनेशन लिखो डिस्प्लेसमेंट का। इट इज द स्ट्रेट लाइन, it is a straight line distance, it is the straight line between initial position and final position. Straight line distance between initial position and final position pointing towards final position, pointing towards final position. This is also very important. ठीक है, अब इसके छोटे छोटे कुछ नोट्स के कुछ कुछ पॉइंट्स लिख लो। सबसे पहले लिखो एसआई यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज मीटर, फटाफट लिखते जाओ, हम अभी डिस्कस करेंगे जो मैंने बोला है, लेकिन पहले लिखते जाओ। एसआई यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज मीटर, फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट, डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी, मतलब इसमें डायरेक्शन भी है। डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी, मतलब इसमें डायरेक्शन भी है। उसके बाद थर्ड पॉइंट, डिस्प्लेसमेंट डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, डिस्प्लेसमेंट डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ टेकन। ठीक है, पाथ टेकन क्या मतलब है, सब एक्सप्लेन करता हूं। यहां देखो, मान लेते हैं कि एक पॉइंट है ए, एक पार्टिकल हमारा यहां पे है, यहां देखो, ये मान लो बी पार्टिकल पे पहुंच गया। अब अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, सिंपल सी बात है, ये हमारा यहां से लेके यहां तक का स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस और पॉइंटिंग टुवर्ड्स फाइनल पोजीशन। देखो, एक वेक्टर में दो चीजें होती है, क्या क्या होती है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। तो ऑब्वियसली डायरेक्शन किसको मैं बोल रहा हूं, जो फाइनल पोजीशन की तरफ जो पॉइंटिंग है उसी को हम क्या बोल रहे हैं, डायरेक्शन बोल रहे हैं। और ये जो हमारा पॉइंट है इसको हम क्या बोल रहे हैं, इनिशियल पोजीशन। ठीक है, अब मान लेते हैं ये 5 मीटर है, तो डायरेक्शन हमेशा इधर की तरफ। बोले कि क्या सर, अगर कोई पार्टिकल यहां था, यहां पहुंच गया, ठीक है, तो ये वेक्टर हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। कोई यहां, तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो जाएगा। मतलब हमेशा फाइनल पोजीशन की तरफ पॉइंट करना है, यही मैंने पहला पॉइंट लिखवाया। ऑब्वियसली डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ये सब का जो ऐसा यूनिट होगा वो मीटर होगा, है ना, लेंथ का मीटर होता है। फिर मैंने लिखा है वेक्टर क्वांटिटी, वो भी इंपॉर्टेंट। फिर मैंने एक पॉइंट लिखा है कि पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। मतलब हाँ, मान लो कि ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, तो ऐसे ऐसे यहां पहुंच गया। चाहे ये ऐसे पहुंचा हो, चाहे ये गोल घूम के पहुंचा हो, चाहे वो सीधा पहुंच गया, मतलब ये पाथ लिया हो, ये पाथ लिया हो, ये पाथ, इन तीनों केसेस में डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू यही होगा। ये पाथ पे डिपेंड नहीं कर रही है। हो सकता है पार्टिकल ऐसे करके ऐसे पहुंच जाए यहाँ पे, हो सकता है वो अंदर से ऐसे घुस के ऐसे चला जाए, पर उसको पाथ से मतलब है ही नहीं। इन सभी केसेस के लिए 1 2 3 4 5 डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यही बना है। वो सिर्फ और सिर्फ इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, और किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता है। तो क्या डिस्प्लेसमेंट का फील आ रहा है, क्या हो रहा है? ठीक है, मतलब हमें पाथ पे डिपेंडेंसी तो चाहिए ही नहीं। ठीक है, अब मैंने जैसे तुम लोगों को बताया कि हम लोग रेक्टिलिनियर मोशन पे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो रेक्टिलिनियर मोशन के लिए डिस्कस करने के लिए हम लोग जहां पे स्टार्ट करेंगे, ऑब्वियसली वन डायमेंशन में स्टार्ट करेंगे। तो देखो, जब वन डायमेंशन ही है तो आई कैप और जे कैप का बहुत कोई इंपॉर्टेंस नहीं बनता है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं बनता है, तो हम देखेंगे अभी आगे, लेकिन इसको लिख लो फिर आगे बढ़ते हैं। अब लिखो रेक्टिलिनियर पाथ, लिखो रेक्टिलिनियर पाथ।
रेक्टिलिनियर पाथ मतलब एक सिंपल स्ट्रेट लाइन पाथ, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं ये हमारा ओरिजिन है 0, ठीक है। अब मान लेते हैं ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ठीक है। पोजीशन है ये -1, ये -2, ये -3, ठीक है। इधर भी पोजीशन है। तो हम थोड़ा सा इस पर डिस्कस। तो अब देखो मान लेते हैं एक पार्टिकल यहाँ पे था, ठीक है। थोड़ा सा वेक्टर तरीके से भी समझेंगे और नॉर्मल तरीके भी समझेंगे, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट में हमने एक चीज समझा है ना, डिस्प्लेसमेंट में अभी हमने थोड़ा सा जस्ट पढ़ा है कि हाँ क्या पार्ट है। अब थोड़ा सा समझते हैं। एक पार्टिकल मान लेते हैं यहाँ पे है, इस जगह पे, और यहाँ से मूव करके यहाँ पे चला गया, तो ऑब्वियसली उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये फाइनल पोजीशन या इनिशियल पोजीशन, ये वेक्टर होगा। तुम बोल दोगे सर लेकिन ये डायरेक्शन, अगर मैं इसको x बोलता हूँ, लेट से इसको आई वेक्टर बोलता हूँ, तो आई कैप इसका डायरेक्शन हो गया। तो ऑब्वियसली क्या बोलेंगे इसको 2 आई कैप। लेकिन अगर कोई इस तरीके से सोचे कि हाँ सर अगर हम इसको फॉर्मूला बेस्ड पे करना चाहें, क्या इसका फॉर्मूला क्या बना है, डिस्प्लेसमेंट का भी जस्ट बनाया था मैंने पोजीशन पढ़ाते समय, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल क्या है इसका 5 आई कैप, और इनिशियल क्या है इसका 3 आई कैप। तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट मतलब डेल्टा एस, ये लिखने का तरीका है। ये डेल्टा का मीनिंग क्या है बाद में समझाऊंगा। तो डेल्टा एस कितना आ जाएगा 5 आई कैप माइनस 2 आई कैप, कितना आ गया भाई 3 आई कैप। ये हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया। तो दिस इज आवर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। लिखो फिर आगे बढ़ता है। चलो तो ऑब्वियसली हाँ थोड़ा सा यहाँ पे गलती है, 5i माइनस 3i, ठीक है। तो ये 2i आ जाएगा, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट का बेसिकली फॉर्मूला ये होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। अगर वेक्टर फॉर्म में है तो फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। अगर वन डायमेंशनल कर रहे हैं तो नॉर्मल फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखो मान लो इसी जगह पे अगर ये पार्टिकल 3 से ही स्टार्ट करता लेट से, और आ जाता -1 पे, यहां आ जाता, तो अब इसका अगर हम फॉर्मूला बेस पे करना चाहते हैं लेट से, तो बोलोगे कि तुम फाइनल पोजीशन क्या होगा माइनस आई कैप, 0 से मेजर करता है। ये कौन सा पोजीशन है -1 आई कैप, और इनिशियल ये हो गया फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन क्या होगा 3, यहां से देखो ये वाला 3 आई कैप। अब बाय फॉर्मूला क्या हुआ देखो, डेल्टा एस क्या होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, है ना। एक वेक्टर पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन हमें देना चाहिए, है ना, वही हम चेक कर रहे हैं। फाइनल पोजीशन कितना है भाई -1 आई कैप, ये कितना है 3 आई कैप, कितना आया -1 -3 -4 आई कैप। तो ये डेल्टा एस मतलब ये डिस्प्लेसमेंट है ना, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये आया -4 आई कैप। इसका मतलब क्या है -4 आई कैप का मतलब इसका मैग्नीट्यूड कितना है, मैग्नीट्यूड कितना है 4। और डायरेक्शन क्या है, अगर इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं सर 4 माइनस आई कैप, इसका मतलब डायरेक्शन क्या है इसका माइनस आई कैप। इसका मतलब पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो 4 हुआ है, लेकिन किधर की तरफ माइनस आई कैप की तरफ। और तुम देख भी सकते हो कि अगर कोई यहाँ पे था और ये गया तो ये इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन। तो हमेशा जो वेक्टर होता है वो क्या होता है पॉइंटिंग टुवर्ड्स फाइनल पोजीशन। तो देखो डायरेक्शन भी उल्टा आ रहा है माइनस की तरफ, और मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है 1 2 3 4। इसका मतलब जो हमने निकाला फॉर्मूला से और जो हम सोच के कर रहे हैं वो सेम भी आ रहा है, और आना भी चाहिए। अंतर क्यों आएगा, लेकिन हम वेक्टर में लिखना सीख रहे हैं ना। हम ऐसे तुम चाहते तो ऐसे भी लिख सकते थे 3 यूनिट -1 -3 -4 ऐसे भी आता, ठीक है। आई कैप में नहीं भी लिखेंगे क्योंकि एक ही डायमेंशन है, तब भी हमारा काम चल जाएगा। लेकिन जब 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन आएगा तो यही चीज हमें आई कैप में लिखना आना चाहिए। आई कैप जे कैप के कैप लिखो। अब थोड़ा सा एक वेक्टर रिप्रेजेंटेशन समझ लेते हैं, ठीक है। देखो मान लो एक पार्टिकल था यहाँ पे, है ना, ये 1 डायमेंशन छोड़ के हम नॉर्मली देख रहे हैं, और ये मूव करता हुआ मान लो यहाँ पहुंचा, ऐसे ऐसे मूव करते हुआ आया यहाँ पे, ठीक है। अब अगर तुम सोचो कि अगर कोई चीज को ऐसे करके ऐसे आना है तो ऐसे सीधा तो जाया गया नहीं होगा, या तुम लोग ऐसा तो नहीं होता कि मान लो अगर तुमको ऐसे कर्व जाना है तो तुम लोग फ्लाइट मोड लेते हुए ऐसे टेढ़ा होते हुए जाते हो, ऐसा होता है नहीं होता। कैसे जाते हैं हम लोग सोचो,
इसमें क्या हुआ होगा कि इस आदमी ने यहां से स्टार्ट करके थोड़ा स्ट्रेट लाइन किया होगा, फिर डायरेक्शन चेंज किया होगा। जैसे मान लो मुझे कर्व करके वहां जाना है, तो मैं थोड़ा सा ऐसे स्ट्रेट जाऊंगा, फिर थोड़ा मुड़ूंगा, फिर ऐसे जाऊंगा, थोड़ा सा मुड़ूंगा, फिर ऐसे जाऊंगा, ऐसे ही तो होगा। इसका मतलब क्या हुआ होगा कि ये जो है ये छोटे छोटे स्ट्रेट लाइन डिस्प्लेसमेंट से बना होगा। मतलब पहले एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ, लेट से बोलते हैं D1, फिर एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ D2, D3, इस तरह से करते 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 यहां तक आया DN। लेकिन हम जानते हैं कि ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ ये हुआ कैपिटल D, मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट। अब तुम थोड़ा ध्यान से देखो, अभी हमने पॉलीगन लॉ पढ़ा है वेक्टर में, क्या तुमको दिख रहा है ये सारे हेड टू टेल है? तो इन सारे वेक्टर्स का रिजल्टेंट कौन सा? यही तो है जो इसके टेल से इसके हेड में आया। तो इसका मतलब इन सभी वेक्टर्स का रिजल्टेंट कौन सा है? ये वाला, और यही तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। तो इसका मतलब अगर बहुत सारे भी हेड टू टेल जोड़ा जाए, यानी एक कर्व पार्ट को हम किस में तोड़ सकते हैं? तो छोटे छोटे स्ट्रेट लाइंस पे तोड़ सकते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे स्ट्रेट लाइन डिस्टेंसेस डिस्प्लेसमेंट में तोड़ सकते हैं। और नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? इन सभी छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर सम। ठीक है, इसी से बाद में हम डिस्टेंस को भी समझेंगे, लेकिन अभी हम किस पार्ट को समझ रहे हैं? बस डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? अगर एक कर्व भी है, तुम कोई भी कर्व लो, बोलो कि सर ऐसे करके हुआ, तो ये भी छोटे छोटे स्ट्रेट लाइन से बना हुआ है। तो बोलेगा सर ऐसे ऐसे हुआ था, तब भी ये भी तो छोटे छोटे स्ट्रेट लाइन से बना हुआ है। दिख रहा है? तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन का जो वेक्टर है उसको मिलाने वाला। तो कोई भी जो पाथ होता है ना, वो बेसिकली छोटे छोटे स्ट्रेट लाइन से छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से बना होता है। अब इसका क्या इंपॉर्टेंस है ये हम आगे क्वेश्चंस जब करब समझ में आएगा। ठीक है, लेकिन हमने डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर, देखो वेक्टर है ना ये, क्या ये वेक्टर सम है? वही तो हम पढ़े कि सारे वेक्टर्स का, सारे छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर सम टोटल डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, अच्छा इसको लिखो पहले। ये मैंने कैसे बताया? ये पॉलीगन लॉ से बताया। अगर दो वेक्टर है 1 2 3 4, इन सब का रिजल्टेंट कौन सा वेक्टर होता है? ये होता है। तो ये छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स तो है, तो इसका रिजल्टेंट कौन सा होगा? यही वाला तो होगा। अब तुम इसमें कहां पे कंफ्यूज करोगे? सर डिस्टेंस होता है ना ये वाला सम, ऐसा तुमको लग रहा होगा, लेकिन वो डिस्टेंस सम होता है उसका मैग्नीट्यूड का, वेक्टर का सम नहीं होता है। अब ये जब हम डिस्टेंस पढ़ेंगे तब वो क्लियर होगा, है ना। क्लास 9 तो थोड़ा सा पढ़ा था तुमने, डिटेल में भी समझेंगे ना। यहां तक लिखो फिर आगे बढ़ता है।